बीमा क्लेम के संबंध में आयोजित इस धरने कार्यक्रम में सबसे पहले जो महानुभाव जाजम पर बैठे हैं उनको मैं हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। उसके बाद में जो कमर पर हाथ दिए हुए जवान बूढ़े अधखड़ खड़े हैं उनको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। इसके साथ साथ पीछे जो खड़े हैं उनको भी मेरे राम राम की कॉपी मैं उन तक भेजना चाहता हूँ। मैं आपसे 15 मिनट बात करूंगा। किसानों की बात है, किसान का बेटा हूं, नौकरी पूरी करने के बाद किसानी करता हूं हाथ से। खेती अपने आप में एक धंधा नहीं है, व्यवसाय नहीं है। खेती एक संस्कृति का नाम है। एग्रीकल्चर एक कल्चर है। अगर हम लाभ और हानि की बात करें तो खेती करना अधिकांश लोग छोड़ देंगे। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जिसमें केवल 3% लोग खेती करते हैं। अमेरिका में 5% लोग खेती करते हैं। भूख वहां के नागरिक भी नहीं मरते। हम खेती जो करते हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से करते हैं। सीधी सीधी बात मैं बीमे की आपसे करूं तो यह है, बीमा दो शब्दों के मेल को परिभाषित करने वाला कॉन्सेप्ट है। पहले बीमा करवाने वाला बीमा करवाता है प्रीमियम भर करके, और बीमा करने वाली एजेंसी चाहे कंपनी हो, अथॉरिटी हो, कोई हो, वो वादा करती है अगर आपके इस बीमित राशि के क्रम में ऐसे किसी जोखिम से नुकसान हो जाएगा जिस जोखिम का हम पहले पूर्वानुमान नहीं लगा सकते, तो आपको उस लॉस का, उस क्षति का, उस नुकसान का इस तरीके से भरपाई की जाएगी। बीमा आदमी का भी होता है, बीमा गाड़ी का भी होता है, बीमा पशु का भी होता है और बीमा खेती का भी होता है। अब ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। अन्य सभी स्थानों पर जहां बीमे होते हैं, बीमा करवाने वाले आदमी को खेताराम जी जितना प्रीमियम का भुगतान करता है उतनी रसीद उसको मिलती है। मैंने LIC में बीमा कराया, मेरी 13,845 रुपए की रसीद है। प्रति वर्ष मुझे LIC देती है, मैं पैसे जमा कराता हूं और कहा आपका 4.5 लाख का बीमा है। हमारे यहाँ क्या है, खेती में प्रीमियम देने वाला आदमी दूसरा है, प्रीमियम जमा कराने वाला आदमी दूसरा है, लेने वाला तीसरा है और पंचायती करने वाला कोई चौथा फैक्टर है। मैं आज सुबह पहला जी ने मेरे को एक इसके ऑपरेशंस की मॉडलिटी भेजी। माफी चाहता हूं कोई अंग्रेजी का शब्द आ जाए तो परहेज मत करना। 37 साल का तजुर्बा है, तो एक दिन में दिल्ली हरिद्वार तो जाके आगे, लेकिन चूहा मारना नहीं भूलिए, आप समझ लेना। अब कंपनी भी इसमें है, लोन देने वाली, क्रेडिट देने वाली संस्थाएं भी है, बैंक भी है, ग्राम सेवा सहकारी समिति भी है, राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। मान लीजिए मैंने GSS से ऋण लिया 50,000 रुपए का, मैंने 50,000 रुपए का ऋण लिया और 2,000 रुपए उन्होंने प्रीमियम के जमा कराए। साल भर तक मुझे मालूम ही नहीं पड़ता कि मेरे 50,000 के ऋण के अगेंस्ट में ग्राम सेवा सहकारी समिति लुकू ने प्रीमियम के पेटे बीमा कंपनी को कितना राशि भुगतान की, मालूम ही नहीं पड़ता। किसी को मालूम रहता बताओ आप में से? तो भाई जब अंधेरे में तो गलत काम ही होंगे, प्रकाश में सही काम होते हैं। हमारे को ध्यान ही नहीं है। किसी ने रसीद मांगी आज तक? किसी ने नहीं मांगी। और पैसा हम कहीं भी जमा कराते हैं तो हमें रसीद मिलती है, चाहे बैंक में कराएं, चाहे साहूकार के पास जमा कराएं, और चाहे किसी से उधार लिया है ताजाराम जी के वापस लौटाते हैं, ये भी रसीद देते हैं कि भरपाई तड़े पौनी हीर। ये कौन सा न्याय है? मेरे तो पहली बात ये समझ में नहीं आई। रसीद मिलनी चाहिए बीमा का प्रीमियम भुगतान करने वाले। दूसरी बात, मैं पिछले 10-12 दिन से सोशल मीडिया और अखबारों में पढ़ रहा हूं, सब लोग अपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। समझ में आ गया ना? हमें बीमे के क्लेम का अगर मूल्यांकन करना है, असेसमेंट करना है खेताराम जी साहब, तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना है पर्टिकुलर खसरे की या पर्टिकुलर काश्तकार की कितने रुपए की पॉलिसी जारी हुई, उसका सम इंश्योर्ड क्या है, बीमित राशि क्या है। ऐसा भी हो सकता है सरकारी 3 बीघा जमीन है, 45 काश्तकार है, उनके 5 रुपए की सम इंश्योर्ड है, 12 पैसे का प्रीमियम जमा हुआ है, तो फिर क्लेम 40% का 4 पैसे 4.5 पैसे आएगा, करोड़ अरब खरब कहां से आएगा? समझ के बात करो, हवा में बात करने का कोई अर्थ नहीं है।
तथ्यों पर आधारित बात करो। हमें जहां जहां क्लेम कम आया है वहां की पॉलिसीज के डेटा लेना चाहिए, आंकड़े लेना चाहिए। मैं तो सुझाव दूंगा, पहला जी, खेताराम जी, या जितने भी किसान संघ के पदाधिकारी हैं, एक कमेटी बनावे। कमेटी बना करके कम से कम पूरे बाड़मेर जिले की 100 पॉलिसी, अलग अलग प्रकार की छोटे बड़े खसरों की आंकड़े ले, उनका प्रीमियम कितना जमा हुआ, बीमित राशि कितनी थी, क्लेम कितने प्रतिशत निर्धारित हुआ और खाते में कितना पैसा आया। बात समझ में आ रही है? तो तुम तथ्य से बात करेंगे, केवल हवा में डंडा हिलाने से कुछ नहीं होगा। 3 पैसे आए, 3 पैसे आए, 3 पैसे आए, इस बात से समाधान होने वाला नहीं है। एक कमेटी बने 5-7 आदमी होगी। अगर आप ठीक समझते हो, मेरा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, सर्वे, एनालिसिस, रिसर्च, सारी चीजों को मैं जानता हूं। मेरी सेवाओं की जरूरत हो तो मेरी सेवाएं अब सेवानिवृत्ति के बाद निःशुल्क हाजिर है। जब हम क्लेम का प्रतिरोध करने के लिए, ज्ञापन देने के लिए 17 तारीख को बाड़मेर कलेक्टर के पास जाएंगे। बाड़मेर का कलेक्टर भी IAS ऑफिसर, संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ देख के सेलेक्ट किया है, लेमेन नहीं है। वहां हम टेबल पे बात करेंगे ना, तो हमारे पास में तथ्य होने चाहिए कि इतना हमारा सम इश्यूड था। आप कहेंगे साहब 40% क्लेम हुआ, 35% हुआ, 50% हुआ, तो कैलकुलेशन करनी तो सबको आती है ना आजकल। हम उनसे बात कर सकते हैं कि इसका सम एश्योर्ड इतना रुपया था, इतना हमने प्रीमियम दिया, और इसका 40% सम एश्योर्ड का इतना होता है, और हमारे को 13 रुपए 42 पैसे ही मिले। साहब बताओ गड़बड़ का। ये बात हम टेबल पर रखेंगे तो समझ में आएगी। इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ। ये तेल वाली कंपनी ताजाराम जी, सबसे पहले गोड़ा मालानी और इधर आई थी ना। यहाँ गोड़ा मालानी में लोगों की जमीनें एक्वायर की, लीज पर दी, किसी को 75,000 बीघे के, किसी को 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख दिए, और सभी लोग संतुष्ट हो गए। मेरे मित्र मकाराम जी भकर मरोड़ा करे, अपने मौज है, 2 फेरे आगे अपने खेत में बढ़िया पैसा आता है। समझ आई नहीं बात? यही कंपनी जब यहाँ से बाइतू पंचायत समिति में गई, बाइतू के लोगों ने 6 महीने तक संघर्ष किया कि हम 1.5 लाख में, 2 लाख में बीघा जमीन नहीं देंगे। आप सबको मालूम होगा, बालूराम जी वकील साहब के मार्फत एक पूरा प्रतिनिधिमंडल मेरे पास आया। मैं उसमें बाड़मेर कॉलेज में लेक्चरर था। मैंने कहा मैं 24 आवर में आपको, 24 घंटे में आपको कलेक्टर से और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने के लिए तथ्य दूंगा, उन तथ्यों के आधार पर बात करना। मैंने 24 घंटे में बैठकर हमारी जमीन में क्या पैदा होता है 1 साल में, उसका कैलकुलेशन किया, कॉस्ट इनपुट कैलकुलेट किया, और फिर मैंने कहा 3.5 लाख रुपए से कम में 1 बीघा जमीन नहीं मिलती। उन्होंने जब कंपनी के प्रतिनिधियों से बात की तो कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव था उनका, उसने ये कहा, ये आप लागत के आंकड़े लाए कहां से? हमें इसका जवाब दे दो, हम 3 लाख तो आपको दे देंगे बीघे के, लेकिन ये आंकड़े आप लाए कहां से? तब डालूराम जी ने कहा कि हमारे पास एक इकोनॉमिस्ट है। कुछ लोग सोचते होंगे कि बांचाराम अभी तारीफ कर रहा है, मैं तो जिंदगी भर आलोचना का ही पात्र रहा हूं, तारीफ मेरी कमी होती है और ज्यादा पसंद भी नहीं करता हूं। भाई तो 3 लाख बीघे हुए नहीं हुए, बहुत सारे लोगों को मालूम है। तो भाई अपनी जमीन बांधड़ी, इन बेटा 3-3 बेटा भेड़ा जल में आके, ऐसा तो था नहीं, जमीन तो जमीन थी। तो मित्रों, किसी भी काम को करना है तो तरीके और सलीके से करोगे तो आपको परिणाम मिलेगा। केवल चिल्ला चिल्ला के लंबे भाषण और लोगों की अकल निकालने का काम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सीधी सीधी बात है। दूसरी बात, हमारा जो क्लेम है, अभी मैं ज्ञापन पढ़ रहा था, ज्ञापन के अंदर 5-6 बातें लिखी हुई है, 5-6 बातें ज्ञापन पे लिखी हुई है। मैं एक एक चीज को आपके सामने 5 मिनट में खोल के रखना चाहता हूं। खरीफ 21 का क्लेम हमको कम मिला, रबी 21-22 का और खरीफ 22 का, उसकी तरफ भी अपन देख रहे हैं ना। तो भाई खरीफ 21 का कम मिला तो आगे वाले 2 क्लेम अपने को पूरे देंगे, इस सेठ का भरोसा है आपको? कोई भरोसा नहीं है। आगे भी लफड़ा होने की पूरी संभावना है। मेरे मुंह में होंठ लेना आयो आदमी, पूछो के होंठ केड़ी है, तो कहो के इरी नोनी इनी बात पौनी में लेट थी, तो क्या जरूर अपन तालाब में डबो मारे लपाट दिखा। बात समझ में आएगी नहीं आपको? इसलिए आगे के लिए भी हमारे को पूरी सोच रखनी है और आगे का भी देखना है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ प्रति बीघा उत्पादन जो है, अभी प्रहलाद जी बता रहे थे, 42,000 से घट करके 6,744 रुपए, अगर मेरी स्मृति ठीक है तो पे आ गया है। मित्रों, बहुत कड़ी बात कहना चाहता हूं, वो ये, हमारी नीति दिनों दिन नीचे गिरती जा रही है।
हमारी मानसिकता पराभिमुखी मानसिकता होती जा रही है। किसान वो है जो केवल ईश्वर से मांगता है, ईश्वर के अलावा किसी से भी नहीं मांगता है। हम क्या करते हैं, पटवारी जी थाने 200 रुपया घरों से कर दो तो कार्ड लिख दो, हमारे अर्जाना है अभी हमें लिख दो, मैंने बीपीएल में लिख दो, तो कोई एक आवास आई हो। मित्रों, जैसी भावना होती है ना वैसी संभावना होती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है, और भाव से आदमी का स्वभाव बनता है। किसान का बेटा कमजोर भाव को त्याग दो और मजबूत भाव रखो। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपकी नौकरी 37 साल की, अभी भी आपको लाख रुपए से ज्यादा पेंशन मिल रही है, क्यों रात को फुहारों से माथे लगाते हो, सो रहे हो ना। लेकिन मैं एक ही बात ध्यान में रख के ये काम करता हूँ, जिस दिन मैंने काम करना छोड़ दिया उस दिन ये मेरे हाथ से जो स्किल है, कौशल है, हुनर है, वो खत्म हो जाएगा। खेती को करने को भूल जाऊंगा। इसलिए आप लोगों को अपना मोरल लेवल ऊंचा रखने की जरूरत है। किसी नेता को, किसी जनप्रतिनिधि को दोष देने की जरूरत नहीं है। नेता जितने भी बनते हैं वो हमसे बनते हैं, हम नेताओं से कभी नहीं बनते हैं, ये आप ध्यान रख लेना बात। और तीसरी बात, हम डिमांड करें 17 तारीख को हमारे क्लेम के क्या क्या पैरामीटर है, किन किन मानदंडों के आधार पर क्लेम तय होता है। मैंने अभी इसकी मॉडलिटी ऑफ ऑपरेशन अशोक जी पढ़ी, उसमें 10 जगह पर ट्रांसपेरेंट वर्ड लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, आर बार जिसमें दिखता है, इधर खड़े और सामने भी दिखता है, वो पारदर्शी कहलाता है। तो पारदर्शिता कहाँ गई, है ही नहीं। अब मैं थोड़े दिन से अखबार, 2-3 दिन से अखबारों की कटिंग गोविंद जी के पास तो बहुत अच्छे से रखी हुई है, मेरे दिमाग में ही है। एक आदमी हमारे यहाँ केंद्र में मंत्री है, मैं कोई आलोचना नहीं करता उसकी, और एक आदमी हमारे राजस्थान में यहाँ का विधायक है। दोनों परस्पर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की झड़ी लगा रहे हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, इस क्रम में खोदा तो खस सारे बार बूट और खेत चली जावेला बूटा उखड़ दी, वो तो खोदा है, वो तो आपने हाथ में बोले, किसान रवा से कोई नहीं बोले। अगर किसान के लिए बोलते तो दोनों एक ही हड़ में, एक इस जुआड़े में एक जुआड़े में जूत करके किसान के साथ चलते, तो मैं समझता हूँ किसान के होते ही। मैं किसी पक्ष में नहीं और किसी खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन केंद्र वाला कहता है राज्य सरकार की गलती से क्लेम कमाया, राज्य वाला कहता है केंद्र सरकार की गलती से कमाया। ये तो पोपोमाई के राज में जो पायली भरी थी वो वाली बात चल रही है। ये पोपो की पायली लंबे समय तक किसानों में ताकत होगी तो नहीं चलने देगी। इसलिए जो भी काम हो पारदर्शी तरीके से हो। जिला स्तर पर एक शिकायत निवारण समिति बनी हुई है क्लेम से संबंधित, सेटलमेंट का केस में अपील का भी सिस्टम है। मैंने थोड़ा पढ़ा, अभी पूरा नहीं पढ़ा। 99 पेजेस आर देयर अशोक जी, एंड आई हैव वेरी स्कार्सिटी ऑफ टाइम, समय बहुत कम था। हो सकता है 17 तारीख को मैं इसको पूरा पढ़ के पूरा इसका डिस्क्रिप्शन लेके स्क्रिप्ट बना दूंगा। इसलिए हमें जब तक ये सारी चीजें जानकारी में नहीं होगी, हम अंधेरे में होंगे, तब तक हमारे को प्राप्ति की इच्छा रखना कोई ज्यादा उपलब्धि वाला काम नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा राजनीति की बात कभी नहीं करता हूं। जयपुर में भी एक बार हम इकट्ठे हुए थे, अशोक जी आज यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बहुत तालियों से मेरे को मजबूती दी थी। वहां मैंने 17 मिनट तक बात की थी 50,000 लोगों से ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर के। विसंगतियां क्लेम की तब मिटेगी जब हमारे पास तथ्य होंगे। 17 तारीख को आप अधिक से अधिक संख्या में बाड़मेर आने का मानस रखना। ये मन मत रखना कि गाड़ियों की व्यवस्था एमएलए साहब करेंगे, मंत्री जी करेंगे, प्रधान जी करेंगे, सरपंच जी करेंगे। नहीं, देखो अपनी जेब से चल के आया है वो कार करेगा, दूसरे के भरोसे आया वो कार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये ध्यान रख लेना। 17 तारीख के प्रोग्राम में जरूरत पड़े तो अच्छी तरह से आप सब लोग आना। और दूसरा एक बात कह के मेरी बात पूरी करना चाहता हूं, वो ये है कि हम लोग किसान जो है वो बड़ी कौम है, निश्चित रूप से बड़ी कौम है। इसलिए भूलते बहुत जल्दी है। आज आए सबको मसानिया बैराग चढ़ा हुआ है, घर जाते ही किसी के फुहारों की, किसी के बकरी की, किसी के भैंस बेचनी है, किसी के पैडा बांधा हुआ है उसको चारना है, और किसी के हरदाराम जी वगैरह के टिकट विकट की बड़ा मत बनना। आपका नाम मैं बहुत सुन चुका हूँ पहले। टिकट भी लोग ही लेते हैं, हम लोग तो बसों में लेते हैं, आप विधानसभा के लोग कौन मना करता है? ठीक है ना, वहां जाकर के भूलना मत, मन में याद रखना। और दूसरा, जब कभी भी इस प्रकार के मेले हो, आपस में मित्रों एक दूसरे पर छींटा कसी वाला काम मत करो। हमारी पर्सनल चीजें, एक भाई ने पहले कहा था, राजनीति और दूसरी शिकायतें चप्पल खोलते हुए खोल के आ जाओ। यहाँ हम जिस मकसद के लिए आए हैं ना, कॉमन किसान का भला हो उसके लिए आए हम यहाँ।
हम कोई पोटली बांधने नहीं आए कि हम पोटली बांध करके जाएंगे, धन लेकर के जाएंगे, ये बात नहीं है। आम किसान का भला कैसे हो सकता है? और दूसरा, ये क्रॉप कटिंग का जो मामला है ना, सुनार और लोहार की दुकान पास पास में थी। सुनार रात भर घटता था, सोना चिल्लाता नहीं था। लोहार दिन में घटता था, लोहा बहुत कूदता था, बहुत चिल्लाता था। तब सोने से लोहे ने पूछा कि मेरा मालिक भी थोड़ा मारता है और तेरा मालिक भी तेरे ऊपर थोड़ा मारता है, तू चुपचाप सहन करता रहता है और मैं जो है दिन भर चिल्लाता रहता हूँ, क्या मामला है ये? तो सोने ने कहा कि तेरे को तेरे वंश का व्यक्ति ही पीट रहा है, लोहे के ऊपर लोहे का हथौड़ा पड़ रहा है, मेरे अपने लोग मुझे मार रहे हैं इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ। और सोना सोना है और तेरे को लोहे का हथौड़ा पीटता है, दूसरे मार रहे हैं इसे तू चिल्ला नहीं रहा। बात में समझ गए होंगे। जब क्रॉप कटिंग होती है ना, उस समय पटवारी आरआई आपके कुछ अपने जनप्रतिनिधि संघ के व्यक्ति भी साथ रहते होंगे, वहां कुछ न कुछ गड़बड़ होती है ऐसी मेरे को अनुमान लग रहा है। समझ में आ गई ना? क्या हुआ? ये गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? एक अंधे आदमी को ऊंट पे चढ़ा दिया। क्या हुआ? उसने रस्सी को खींचा ज्यादा, दोनों नाके लिए निकल गए। आंधा चढ़िया और चढ़ते ही ताना गना और गया नाके लिया, टूट राम उखाड़ा रह गया। भगवान में गौर होगा तो उसका मालिक कौन होगा? तो मित्रों, वो लोग आरआई पटवारी तहसीलदार हमारे में से तो है। इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया के लोग नहीं है, वो हमारे ही लोग हैं। उनसे भी हमें ये बातें खरी खरी कहनी चाहिए। 2 वोट 1000 से कम हो तो होने दो, कोई बात नहीं। नसीब जब होगा तब एमएलए बन जाएंगे, नसीब नहीं है तब तो कोई नहीं बन पाएगा। क्या सीधा बात है। बुरा मत मानना, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ। मुझे आप बहुत सहनशील आदमी लगे, हजाराम मीराब के आपका नाम ले लिया मैंने, माफ करना। उनको भी आप कहो खरी खरी। और दूसरा, भूतोड़ों ने भैंसों भोरा पाड़ा लावा भाई। क्रॉप कटिंग जब होती है, सैंपलिंग जब होती है, सर्वे जब होते हैं, उस समय हम ध्यान नहीं रखते हैं और ध्यान हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? इसलिए जागरूक हो जाओ। 3 शब्दों में मेरी बात पूरी करना चाहता हूं। चेतो करो। चेतो करो का मतलब जागृति रखो, एको करो, एकता, और जरूरत पर तो खुड़का भी कर लो। खुड़का का मतलब हड़ताल और आंदोलन, संघर्ष, तो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। चेतो, एको और खुड़को, तीनों को एक लाइन में रखो, कभी भी हमारे को पछताना नहीं पड़ेगा। भगवान जब तक हमारे साथ है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यह बात ध्यान में रखना। और किसान का बेली कौन है? एक ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। 3 साल लगातार अकाल पड़ता है तो अभी किसान जो है ना, खेती करना बंद नहीं करता है। बढ़िया के 3 महीने घाटा हो जाए दुकान में अशोक जी, तो बढ़िया दुकान डेटी कर देता है, दूसरा धंधा करता है। किसान कभी भी खेती बंद नहीं करता है। बहुत मजबूत काम है किसान, बहुत मजबूत है। किसान का एक बेटा क्या करता है? सावन भादों की नई अंधेरी रात में सांप और बिच्छू के काटने के डर को अपने सामने रखते हुए भी रात भर खेत में काम करता है। जेठ और बैसाख की तपती लू में अपने खेत में काम करता है। और पोष और माह के कड़कड़ाती ठंड में भी रात को लाइट आई कि नहीं आई, है ना? तकलीफ तो है। और धरती माता का पेट चीर करके देश के तमाम नागरिकों का पेट भरता है, अन्न उत्पादक है, बहुत बड़ा है। और दूसरा, उसका लड़का क्या काम करता है? कारगिल में बहुत हजारों मीटर ऊंची चोटियों में किलो किलो बारूद कमर में बांधे हुए रात भर पहरा देता है कि पापी पाकिस्तान का पैर हमारी हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर नहीं पड़ जाए। देश की रखवाली वो करता है, अनाज में उत्पादन करता है। हम वो मजबूत लोगों में है, इसलिए अपने आप को कमजोर कभी मत समझना। किसी के मन में ये हो ना, कई बार बीड़ी में, बंडल में एक बीड़ी टूट जाती है ना, तो भी मुंड उतर जाए कि बीड़ की मोटी रिपिएगी, टूट गई, टूटे तो कोई बात नहीं, वो मत उतारना उसके लिए। अंदर से मजबूत रहना, सब कुछ अच्छा होगा। मेरा ये ऐसा पहला अनुभव है। इतने बुजुर्ग और अनुभवी साफे वाले लोगों से बात करने का मेरा पहला अनुभव है। गलती उसे न कटी, अमावस और पूनम भेड़ी कर दिए तो माफ कर दीजिए। टीपड़े में अमावस पूनम भेड़ी नहीं आवे, पर मैं कटी कर दिया, मैं आपको माफी चाहूँ। आप सब लोगों ने मेरी बात बहुत प्रेम से सुनी। आपके हंसते और खिलते हुए चेहरे, जखम हो, वेलकम। मेरी हैसियत है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कोई गुमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी सेवा होगी जब भी किसान समाज को या किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता पड़े, निश्चित रूप से संपर्क कर लेना। अपन हाजिर हैं, जब तक हैं तब तक अपना मन यही है, लोगों की सेवा करें और गीता सामने रख करके हम तो बात करते हैं, जब भी करते हैं निष्काम कर्म की भावना से करते हैं। हमारे को इसके बदले में किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं चाहिए तो केवल क्या चाहिए? आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और अंत में
आज नहीं तो कल निकलेगा। सुन लीजिए, 2 महीने बाद पूरी कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल निकलेगा, समीकरण का हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा, समीकरण का हल निकलेगा। शंकर, सीपी और मोती मिले हैं, खोद यहीं पर जल निकलेगा। ताकत रखना। आप सब लोगों ने प्रेम से मेरी बात सुनी। प्रहलाद जी ने और कहाँ गए डकरेल, चुनाराम डकरेल ने मुझे फोन किया था कि आपको आना ही है। मैं आया और आपसे बात की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।